Assalamu alaikum, dear students. We are going to study the new topic from states of matter, that is ideal gas equation. बेटा आइडियल गैस इक्वेशन हम पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको कुछ बातें यहाँ पे बताता हूँ, वो पहले समझनी है। जैसे हमने अभी तक बॉयलर्स लॉ पढ़ा, बॉयलर्स लॉ में हमने स्टडी किया इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस। बॉयलर्स लॉ में आपने देखा जितना हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं गैसोस मॉलिक्यूल्स क्लोज आ जाते हैं और गैसेस का जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो जाता है। तो ऐसे करके हमने बॉयलर्स लॉ में पढ़ा था दैट वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। जितना आप प्रेशर इंक्रीज करोगे उतना आपका जो गैस का वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो जाएगा। दैट वाज अकॉर्डिंग टू बॉयलर्स लॉ। बॉयलर्स लॉ में हमने ये चीजें पढ़ी थी कि जितना आप प्रेशर इंक्रीज करोगे गैस का, उतना गैसोस मॉलिक्यूल्स क्लोज आ जाएंगे और उतना गैस का वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। और ये हमने पढ़ा था V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। ये तो बॉयलर्स लॉ में हमने पढ़ा था। और सेकंड जो हमने चार्ल्स लॉ में पढ़ा था, चार्ल्स लॉ में हमने पढ़ा दैट वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस, चार्ल्स लॉ, वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। आप जितना ज्यादा हीट करोगे गैस को, गैसोस मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बढ़ जाएगी, और जब गैसोस मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बढ़ जाएगी तो उनमें मूवमेंट ज्यादा डेवलप हो जाएगी और गैस ज्यादा एक्सपैंड हो जाएगा, और विद द रिजल्ट जो गैस का वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाएगा। हम जितना ज्यादा गैस को हीट करेंगे उतना ज्यादा गैस एक्सपैंड हो जाएगा, यानी कि वॉल्यूम गैस का बढ़ जाएगा। सो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर इन अकॉर्डेंस विद चार्ल्स लॉ एट constant pressure and number of moles of gas। और फिर हमने और एक लॉ पढ़ा था जिसका हमने नाम रखा था एवोगैड्रोस लॉ। एवोगैड्रोस लॉ में हमने पढ़ा था एज पर एमिडियो एवोगैड्रो क्या कहते थे कि जितने आप गैसेस के नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा लोगे, जितना आप गैस का अमाउंट ज्यादा लोगे, उतना ही गैस का वॉल्यूम जो है वो ज्यादा होगा। यानी कि एज पर एवोगैड्रोस लॉ वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। जितने आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस ज्यादा लोगे उतना गैस ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। दैट मींस V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे गैस का जितना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ज्यादा लोगे उतना गैस वॉल्यूम ज्यादा ऑक्यूपाई करेगा। दैट मींस वी आर हैविंग थ्री सेपरेट लॉज हियर। एक लॉ के हिसाब से प्रेशर इंक्रीज करो वॉल्यूम डिक्रीज होगा, दूसरे लॉ के हिसाब से टेम्परेचर इंक्रीज करो तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा, और तीसरे लॉ के अकॉर्डिंग जितना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस इंक्रीज करोगे उतना वॉल्यूम ऑफ गैस भी बढ़ जाता है। तो कहने का मतलब है इन तीन गैसोस लॉज में हम सेपरेटली पढ़ते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन वॉल्यूम ऑफ गैस, फिर पढ़ते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन वॉल्यूम ऑफ गैस, फिर पढ़ते हैं इफेक्ट ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑन वॉल्यूम ऑफ गैस। यानी कि हम इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन वॉल्यूम ऑफ गैस अलग पढ़ते हैं, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन वॉल्यूम ऑफ गैस वो भी अलग पढ़ते हैं, फिर इफेक्ट ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑन वॉल्यूम ऑफ गैस वो भी अलग पढ़ते हैं। यानी कि अलग अलग गैस लॉज है, अलग अलग इफेक्ट पढ़ते हैं। इफेक्ट ऑफ वन इन केस ऑफ बॉयलर लॉ वी स्टडी द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ओनली, in case of Charles law we study the effect of temperature on volume of gas only, keeping pressure and number of moles constant. In case of Avogadro's law we study the effect of number of moles on volume of given mass of gas at constant temperature and pressure। तो केमिस्ट्स ने क्या कहा, क्यों ना एक ऐसी इक्वेशन बनाई जाए जिसमें हम साइमल्टेनियसली प्रेशर का इफेक्ट, टेम्परेचर का इफेक्ट और नंबर ऑफ मोल्स का इफेक्ट स्टडी करें ऑन वॉल्यूम ऑफ गैस।
वॉल्यूम ऑफ गैस पे साइमल्टेनियस इफेक्ट ऑफ प्रेशर या इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर या इफेक्ट ऑफ नंबर ऑफ मोल्स स्टडी करने के लिए क्यों ना हम एक ही इक्वेशन डिराइव करें, और उसी इक्वेशन का नाम रखा गया आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन वो इक्वेशन है बेटा जिसमें हम साइमल्टेनियसली स्टडी करते हैं द साइमल्टेनियस simultaneous effect of change in pressure, temperature and number of moles on volume of gas। वॉल्यूम ऑफ गैस पे अगर हम वॉल्यूम ऑफ गैस इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा, अगर हम साइमल्टेनियसली प्रेशर टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स में चेंज करें तो कौन वॉल्यूम पे कौन सा इफेक्ट पड़ेगा, ये चीज स्टडी करने के लिए एक इक्वेशन डिराइव की गई। दैट इक्वेशन इज कॉल्ड एज आइडियल गैस इक्वेशन। सो आइडियल गैस इक्वेशन वो इक्वेशन है जिसमें हम साइमल्टेनियसली प्रेशर का इफेक्ट टेम्परेचर का इफेक्ट ऑन वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस स्टडी करते हैं। सो दिस आइडियल गैस इक्वेशन इज आल्सो कॉल्ड एज combined gas law। combined gas law, why it is called as combined gas law? Because in individual gas laws we study the effect of one variable on volume of given mass of gas, keeping other two variables constant। In case of Charles law, we study the individual effect of change in temperature on volume of given mass of gas, keeping pressure and number of moles of gas constant। Whereas in case of Avogadro's law, we study the effect of only number of moles of gas on volume, on number of moles of gas on its volume, keeping other two variables, that is temperature and pressure constant। Whereas in case of ideal gas equation, हम तीनों factors को combine करते हैं, pressure, temperature, volume को इनको चेंज करते हैं साइमल्टेनियसली, फिर हम देखते हैं वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस पे कौन सा फर्क पड़ेगा। तो ऐसी इक्वेशन जो सारे गैस लॉज को कंबाइन करके हमें मिलेगी, ऐसी इक्वेशन को हमें आइडियल गैस इक्वेशन कहेंगे या उसको हम कंबाइंड गैस लॉ कहेंगे बेटा। सो आइडियल गैस इक्वेशन इज दैट इक्वेशन विच गिव्स द साइमल्टेनियस इफेक्ट of temperature, pressure on volume of given mass of gas। That equation which is derived by studying the simultaneous effect of temperature, pressure and number of moles on volume of gas, that equation will be called as ideal gas equation, or that will be called as combined gas law। सो समझ लीजिए, और एक और चीज समझ लीजिए, जो आइडियल गैस इक्वेशन है उसमें हम टेम्परेचर, प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स एंड वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस के बीच में एक रिलेशनशिप डिराइव करेंगे। यानी कि चार वेरिएबल्स वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स, इन चार वेरिएबल्स के बीच में हम एक फाइनल इक्वेशन डिराइव करेंगे जिस इक्वेशन से हमें साइमल्टेनियस इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस स्टडी करने को मिलेगा। ऐसी इक्वेशन को हम आइडियल गैस इक्वेशन कहेंगे, या मैं कहूंगा ये वो चार वेरिएबल्स है, वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स, ये वो चार वेरिएबल्स है जो गैस की फिजिकल स्टेट को डिफाइन करते हैं। तो इन चार वेरिएबल्स के बीच में जो हम रिलेशन डिराइव करेंगे, मैथमेटिकल रिलेशन, दैट रिलेशन विल बी आल्सो कॉल्ड एज इक्वेशन ऑफ स्टेट। इक्वेशन ऑफ स्टेट बेटा समझ लेना, आइडियल गैस इक्वेशन इज आल्सो कॉल्ड एज इक्वेशन ऑफ स्टेट। इक्वेशन ऑफ स्टेट हम इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि ये उन चार वेरिएबल्स के बीच में एक रिलेशनशिप है जो चार वेरिएबल्स एक गैस व स्टेट को डिफाइन करते हैं। इसीलिए हम आइडियल गैस इक्वेशन को इक्वेशन ऑफ स्टेट के नाम से भी जानते हैं। सो इसको मैं रब कर देता हूं बिफोर वी आर गोइंग टू डिराइव आइडियल गैस इक्वेशन। मैं इसको रब कर देता हूं, पहले देख लीजिए बेटा। अब हम डिराइव करेंगे आइडियल गैस इक्वेशन को, जिसका हमने दूसरा नाम रखा है कंबाइंड गैस लॉ। तो आइडियल गैस इक्वेशन का और एक नाम है कंबाइंड गैस लॉ, या हम इसे इक्वेशन ऑफ स्टेट के नाम से भी जानते हैं। तो देख लीजिए बेटा, नाउ सी हियर मैं कैसे आइडियल गैस इक्वेशन को डिराइव करता हूं। एक बेहतरीन तरीका मैं आपको बता देता हूं जिससे आपको आइडियल गैस इक्वेशन डिराइव करने में मदद मिलेगी, बहुत अच्छा तरीका मिलेगा। देख लीजिए, मेरे पास एक गैस है जिसका वॉल्यूम है V1। वी आर गोइंग टू डिराइव आइडियल गैस इक्वेशन। एक चीज बताता चलूं, ये टॉपिक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर योर एग्जाम।
या फॉर योर एंट्रेंस एग्जाम्स या फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइडियल गैस इक्वेशन का डिराइवेशन समझ लो बेटा। मेरे पास एक गैस है जिसका वॉल्यूम है V1 एट टेम्परेचर T1 एंड अंडर प्रेशर P1। तो एक गैस है, कोई भी गैस है जिसका हमने अमाउंट जो लिया है फिक्स्ड लिया है। समझो आपने 10 ग्राम लिया है गैस या 20 ग्राम गैस लिया है, यानी कि कहने का मतलब है गैस का अमाउंट जो है वो फिक्स्ड रखना है। एट हैविंग फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस, उसका वॉल्यूम कितना है V1 एट टेम्परेचर T1 एंड अंडर प्रेशर P1। और इसी गैस पे हम अप्लाई करते हैं एक तो बॉयल्स लॉ, फिर वहां से देखते हैं कौन सा रिजल्ट निकलेगा, फिर इस पे हम अप्लाई करेंगे चार्ल्स लॉ, वहां से देखते हैं हम कौन सा रिजल्ट निकलेगा। उन सारे रिजल्ट्स को कंबाइन करके एक फाइनल इक्वेशन डिराइव करेंगे जिसका नाम पड़ेगा आइडियल गैस इक्वेशन। सो व्हाट वी आर डूइंग हियर नाउ, आई एम गोइंग टू टेक स्टेप नंबर फर्स्ट। स्टेप नंबर फर्स्ट लेता हूं मैं। स्टेप नंबर फर्स्ट में क्या करेंगे हम, देख लीजिए बेटा। स्टेप नंबर फर्स्ट में मैं बॉयल्स लॉ अप्लाई करता हूं, अप्लाइंग बॉयल्स लॉ इन स्टेप नंबर फर्स्ट। ये जो गैस है आपके पास जिसका वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम है V1, इनिशियल टेम्परेचर है T1 और इनिशियल प्रेशर है इसका P1, और इसी गैस पे स्टेप फर्स्ट में हम बॉयल्स लॉ अप्लाई करेंगे। तो बॉयल्स लॉ में क्या है, हम प्रेशर का इफेक्ट पढ़ते हैं। बॉयल्स लॉ में हम बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग जितना हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे गैस का वॉल्यूम उतना डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि बॉयल्स लॉ क्या कहता है, V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P। आप जितना प्रेशर इंक्रीज करोगे वॉल्यूम ऑफ गैस जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, बिकॉज V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P। सपोज आई एम इंक्रीजिंग प्रेशर फ्रॉम P1 टू P2। अब देख लीजिए, प्रेशर मैंने इंक्रीज किया है फ्रॉम P1 टू P2। जो वॉल्यूम ऑफ गैस होगा, वॉल्यूम ऑफ गैस, जब आप प्रेशर इंक्रीज करोगे फ्रॉम P1 टू P2, प्रेशर इंक्रीज करने से वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। जो V1 का वैल्यू है वो डिक्रीज हो जाएगा। लेट दैट डिक्रीज्ड वैल्यू बी Vx। Vx is the change, represents the new volume. When we change pressure from P1 to P2, वॉल्यूम विल डिक्रीज। प्रेशर इंक्रीज करने से वॉल्यूम डिक्रीज होगा। जब वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो इनिशियल वॉल्यूम क्या था V1, अब हमने जब प्रेशर इंक्रीज कर दिया इसका वॉल्यूम डिक्रीज हो गया टू Vx। Vx represents the change in volume after, और Vx represents the decreased value of volume at constant temperature T1। बॉयल्स लॉ में हम टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हैं। तो देख लीजिए बेटा, मैंने इस गैस पे कौन सा लॉ अप्लाई किया, बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ अप्लाई करने के टाइम हम क्या इंक्रीज करते हैं, प्रेशर। सो प्रेशर हमने इंक्रीज किया फ्रॉम P1 टू P2, प्रेशर इंक्रीज किया हमने, तो यहां पे जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो जाएगा। वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है फ्रॉम V1 टू Vx एट कांस्टेंट टेम्परेचर। दैट मींस हियर वी हैव अप्लाइड व्हिच लॉ, बॉयल्स लॉ। तो मैं यहां पे करूंगा एक चीज, स्टेप नंबर फर्स्ट में हमने क्या किया, स्टेप नंबर फर्स्ट में हमने क्या किया, वी हैव अप्लाइड बॉयल्स लॉ। सो मैं लिखूंगा यहां पे अप्लाइंग, while applying Boyle's law, what we have now। बॉयल्स लॉ में एक रिलेशनशिप आती थी, मैथमेटिकल रिलेशनशिप। अगर आपने बॉयल्स लॉ पढ़ा होगा उसमें एक रिलेशनशिप आती थी, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। तो यहां पे भी वही इक्वेशन हम अप्लाई करेंगे, P1 into V1 at constant temperature, that is equal to P2 into V2। that means that will be equal to P2 into V2। V2 के बदले यहां पे क्या है, Vx, तो मैं यहां पे Vx लिख लेता हूं। As per Boyle's law, the product of pressure and volume PV is equal to K, आपने पढ़ा था। The product of pressure and volume is always equal to constant K। उसी के अकॉर्डिंग मैंने यहां पे लिखा P1 V1 that is equal to P2 Vx, क्योंकि जो प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है एज पर बॉयल्स लॉ वो हमेशा एक कांस्टेंट के बराबर होता है। तो यहां पे मैंने क्या लिखा, P1 V1 is equal to P2 into Vx at constant temperature। टेम्परेचर यहां पे भी T1 है, यहां पे भी T1 है, और प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट होगा वो हमेशा एक कांस्टेंट K के बराबर होगा। ये आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग Vx निकालो। अब Vx किसके बराबर आएगा, Vx विल बी इक्वल टू, P2 को यहां शिफ्ट करो, Vx विल बी इक्वल टू P1 into V1 divided by P2। दिस विल बी आवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट एज पर बॉयल्स लॉ। सो हमने इस पे, यहां पे इस गैस पे कौन सा इस गैस पे हमने कौन सा लॉ अप्लाई किया, बॉयल्स लॉ। और जो बॉयल्स लॉ अप्लाई करने के बाद आपका जो Vx आ रहा है वो क्या आ रहा है, P1 V1 डिवाइडेड बाय P2। तो ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। हमें कौन सी इक्वेशन डिराइव करनी है,
आइडियल गैस इक्वेशन। अभी हमने आइडियल गैस इक्वेशन नहीं अप्लाई डिराइव की, अभी हमने गैस पे कौन सा लॉ अप्लाई किया, बॉयल्स लॉ अप्लाई किया, और वहां पे हमें Vx निकला, जिसको हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम यहां पे दे दिया। तो हम क्या करते हैं, अब एक चीज करते हैं, मैं इस स्टेप फर्स्ट को हटा देता हूं। ये जो फर्स्ट इक्वेशन आ रही है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको मैं ऊपर लिख लेता हूं। Vx इज इक्वल टू P1 इंटू V1 divided by P2. This is our equation number first, which has been obtained by applying Boyle's law on given volume of given mass of gas. तो ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, जो आपके स्टेप नंबर सेकंड से आपको मिल रही है। तो देख लीजिए, अब हम इसी गैस पे, ये जो गैस का प्रेशर आपने इंक्रीज किया, इसका वॉल्यूम डिक्रीज हो गया एट कांस्टेंट टेम्परेचर। आपने गैस अब इस फॉर्म में नहीं है, अब गैस इस फॉर्म में आ गया। अब हम इस गैस पे चार्ल्स लॉ अप्लाई करते हैं, चार्ल्स लॉ अप्लाई करते हैं। सो स्टेप नंबर सेकंड में हम क्या करेंगे, स्टेप सेकंड लेंगे हम, स्टेप नंबर सेकंड में हम चार्ल्स लॉ अप्लाई करते हैं। यू नो दैट चार्ल्स लॉ सेज वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। हमने चार्ल्स लॉ में पढ़ा है, वॉल्यूम ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। तो देख लो क्या होगा, हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं। टेम्परेचर क्या है यहाँ पे T1, तो टेम्परेचर को इंक्रीज कर दो, लेट दैट बी T2। हमने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया फ्रॉम T1 टू T2, तो वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा फ्रॉम Vx टू V2। वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, कीपिंग प्रेशर कांस्टेंट, दैट इज P2। ये आ गई आपकी फाइनल स्टेट ऑफ गैस, फाइनल स्टेट ऑफ गैस। ये गैस की फाइनल स्टेट है, और ये गैस की इनिशियल स्टेट थी, इनिशियल स्टेट ऑफ गैस। फिर हमने इस पे बॉयल्स लॉ अप्लाई किया तो यहां पे पहुंच गए, फिर हमने इस पे चार्ल्स लॉ अप्लाई किया तो यहां पे पहुंच गए, हम फाइनल गैस कंडीशन पे पहुंच गए। अब देख लीजिए, यहां पे हमने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया है फ्रॉम T1 टू T2। जितना टेम्परेचर आप इंक्रीज करोगे, वॉल्यूम भी इंक्रीज हो जाएगा। तो वॉल्यूम इंक्रीज हो गया फ्रॉम Vx टू V2, इंक्रीज हो गया यहां पे वॉल्यूम, और हमने प्रेशर कांस्टेंट रखा हुआ है, क्योंकि चार्ल्स लॉ में हमें प्रेशर कांस्टेंट रखना पड़ता है। तो आप इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट की तरफ पहुंच गए हो। तो इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट पहुंचने तक हमने दो लॉज अप्लाई किए, एक तो बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ अप्लाई हमने किया। अब देख लो, इस स्टेट और इस स्टेट में क्या डिफरेंस है। यहां पे प्रेशर जो है P2 है वो कांस्टेंट है, प्रेशर P2 कांस्टेंट है, लेकिन जो वॉल्यूम यहां पे है Vx, और यहां पे क्या है V2। Vx इज लेसर वॉल्यूम एंड V2 इज द हायर वॉल्यूम, एंड T1 इज द लेसर टेम्परेचर एंड T2 इज द हायर टेम्परेचर। तो एक चार्ल्स लॉ जो है, चार्ल्स लॉ आपने जो प्रीवियस लॉ पढ़ा है, चार्ल्स लॉ सेकंड गैस लॉ, उसमें आपने पढ़ा था द रेशियो ऑफ वॉल्यूम एंड टेम्परेचर V अपॉन T, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू कांस्टेंट। हमने पढ़ा था द रेशियो ऑफ V अपॉन T, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू K। ये किस लॉ में पढ़ा था हमने, चार्ल्स लॉ में पढ़ा था, द रेशियो ऑफ वॉल्यूम एंड टेम्परेचर दैट इज ऑलवेज इक्वल टू कांस्टेंट, दैट इज K। तो यहां पे मैं स्टेप नंबर सेकंड लेता हूं। अब स्टेप नंबर सेकंड में लिखते हैं, व्हाइल अप्लाइंग चार्ल्स लॉ, व्हाइल अप्लाइंग चार्ल्स लॉ अप्लाई करने के टाइम पे हमने एक इक्वेशन पढ़ी थी, द रेशियो ऑफ वॉल्यूम एंड टेम्परेचर V अपॉन T इज ऑलवेज इक्वल टू कांस्टेंट। तो वही चीज यहां पे अप्लाई करो। इस स्टेट से यहां तक पहुंचने के लिए हमने कौन सा लॉ अप्लाई किया, चार्ल्स लॉ। तो चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या आएगा, Vx अपॉन T1, Vx अपॉन T1 that will be equal to V2 upon T2, V2 upon T2 at constant pressure। हमने पढ़ा था at चार्ल्स लॉ में, at constant pressure the ratio of volume and temperature Vx upon T1, that is always constant. That means this ratio of Vx upon T1 that will be equal to the ratio of V2 upon T2। तो वही चीज मैंने यहां पे लिख लिया, Vx upon T1 is equal to V2 upon T2 at constant temperature। This is in accordance with Charles law। अब और एक चीज देख लीजिए, हम इस इक्वेशन को थोड़ा रिअरेंज कर देते हैं। रिअरेंज कैसे करेंगे, इस V2 को यहां शिफ्ट कर दो, T1 को यहां ले जाओ आप, तो ये क्या आएगा, Vx upon V2, Vx इस V2 को डिवाइड में लेते हैं, और T1 को यहां पे शिफ्ट करो, ये आएगा T1 डिवाइडेड बाय T2। तो हमारी एक इक्वेशन आ रही है Vx अपॉन V2 दैट इज इक्वल टू T1 अपॉन T2। ये आ रही है इक्वेशन एज पर चार्ल्स लॉ।
अब इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग आपका Vx किसके बराबर आएगा? Vx विल बी इक्वल टू, ये V2 यहां पे ले जाओ, Vx किसके बराबर आएगा? V2 अपॉन T1 डिवाइडेड बाई T2, ये आपका Vx आ रहा है एज पर इक्वेशन नंबर सेकंड व्हाइल वी अप्लाइड व्हिच लॉ? चार्ल्स लॉ। सो इसको मैं रब कर देता हूं। आपकी पहली इक्वेशन थी जो आपको बॉयल्स लॉ के से मिल रही थी, जब आपने इस पे बॉयल्स लॉ अप्लाई किया था आपका Vx वहां पे भी निकला था। अब जब आपने स्टेप नंबर सेकंड में चार्ल्स लॉ अप्लाई किया, आपको Vx का वैल्यू फिर से निकल रहा है यहां पे, दैट इज V2 इंटू T1 डिवाइड बाई T2। अब हम क्या करते हैं, हम कंपेयर करते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड को। मैं यहां पे लिखता हूं कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अब देख लीजिए Vx is equal to this value and here Vx is equal to this value. That means these two values will be equal. These two values will be equal. ये वैल्यू भी Vx के बराबर है, ये वाला वैल्यू भी Vx के बराबर है। तो इनको कंपेयर करने के बाद मैं कहूंगा कि ये दोनों वैल्यूज जो है ये बराबर बराबर है। तो मैं क्या करूंगा, यहां पे देख लो, P1 V1 डिवाइडेड बाई P2 किसके बराबर है? Vx के बराबर। और ये वैल्यू भी किसके बराबर है? Vx के बराबर है, यानी कि ये दोनों वैल्यू आपस में बराबर होंगे। फिर तो मैं इसको लिखता हूं, इट इज इक्वल टू V2 इंटू T1 डिवाइडेड बाई T2। तो ये वाला वैल्यू ये मैंने यहां लिख लिया और ये वाला वैल्यू मैंने यहां लिख लिया, ये भी Vx के बराबर, ये भी Vx के बराबर, यानी कि ये दोनों वैल्यूज आपस में बराबर होंगे। तो यहां पे मैंने चार्ल्स लॉ और बॉयल्स लॉ का रिजल्ट कंबाइन कर दिया और मुझे क्या मिल रहा है, यहां पे नई इक्वेशन एक मिल रही है, P1 V1 डिवाइडेड बाई P2 दैट इज इक्वल टू V2 T1 डिवाइडेड बाई T2। तो मैं क्या करता हूं, ऑन रीअरेंजिंग, मैं इसको थोड़ा रीअरेंज कर देता हूं और रीअरेंजिंग दिस इक्वेशन, मैं इस वाली इक्वेशन को रीअरेंज करता हूं। अब देख लो यहां पे क्या है, P1 V1 डिवाइड में क्या है P2, इस P2 को हम यहां ले जाते हैं और इस यहां पे जो ये T1 है, T1 वाली टर्म जो है इसको मैं यहां पे शिफ्ट कर देता हूं। बेटा समझना, P2 को यहां ले जाते हैं और T1 को यहां ले जाते हैं, मैं सेम टर्म्स P1 V1 T1 इनको मैं एक जगह लिखता हूं और V2 P2 और T2 इसको मैं अलग लिख लेता हूं, इसलिए मैंने इस इक्वेशन को रीअरेंज करना है। तो मैं क्या करूंगा, यहां पे P1 V1 डिवाइडेड बाय T1 को यहां लाओ, T1 ये 1 वाली टर्म्स अलग आ गई सारी, दैट विल बी इक्वल P2 को यहां ले जाएगा P2 इंटू V2 डिवाइडेड बाय T2। तो ये मुझे एक नई इक्वेशन मिल रही है जिसका मैं नाम रखूंगा इक्वेशन नंबर थर्ड। ये इक्वेशन नंबर थर्ड है जो हमें आ रही है बाय कंबाइनिंग द रिजल्ट्स ऑफ बॉयल्स लॉ एज वेल एज चार्ल्स लॉ। उनका रिजल्ट कंबाइन करने के बाद मुझे एक इक्वेशन मिल रही है P1 इंटू V1 दैट इज अपॉन T1 दैट इज इक्वल टू P2 इंटू V2 अपॉन T2। ये मुझे एक नई इक्वेशन आ रही है व्हेन वी कंबाइन द रिजल्ट्स ऑफ चार्ल्स लॉ एंड बॉयल्स लॉ के रिजल्ट्स कंबाइन करने के बाद मुझे जो अब इक्वेशन मिल रही है वो इक्वेशन ये है। तो अब इस इक्वेशन की तरफ देखो बेटा, यहां पे आपको एक चीज समझ नहीं आ रहा, द रेशो ऑफ P1 V1 that is the initial pressure and initial volume upon T1 that is initial temperature that is equal to the ratio of final pressure final into final volume divided by final temperature। इसका मतलब है इसको हम जनरलाइज्ड फॉर्म में लिख सकते हैं, एक सिंपल फॉर्म में लिख सकते हैं। मैं इस इक्वेशन को एक जनरलाइज्ड फॉर्म में लिख सकता हूं, P1 V1 अपॉन T1 का जो रेशो है दैट विल बी इक्वल टू P2 इंटू V2 अपॉन T2 के रेशो के बराबर, और वही रेशो बराबर होगा P3 इंटू V3 डिवाइड बाई T3 के रेशो के बराबर, और वो रेशो बराबर होगा P4 इंटू V4 अपॉन T4 के रेशो के बराबर। यानी कि कहने का मतलब है इन दोनों का जो रेशो है, इन दोनों का जो रेशो है इनिशियल द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम, इनिशियल प्रेशर एंड वॉल्यूम टू द इनिशियल टेम्परेचर, इसका जो रेशो है वो इट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फाइनल प्रेशर एंड फाइनल वॉल्यूम, फाइनल प्रेशर एंड फाइनल वॉल्यूम टू द फाइनल टेम्परेचर। तो इसका मतलब है द रेशो ऑफ P एंड V PV, द रेशो ऑफ PV अपॉन T दैट इज ऑलवेज इक्वल टू कांस्टेंट। इसको मैंने जनरलाइज्ड फॉर्म में लिख लिया, यानी कि P इंटू V, चाहे भले ही वो P1 V1 हो अपॉन T1, उसके बदले में T लिख लेता हूं, P2 V2 के बदले में मैंने PV लिख लिया और T2 के बदले यहां पे T लिख लिया। इन दोनों के वैल्यूज का बराबर होना, इसका मतलब है जो PV अपॉन T का जो रेशो है वो एक कांस्टेंट के बराबर होगा। तो इस इक्वेशन को मैं इस फॉर्म में लिखता हूं। अब आप सर कहोगे इस इक्वेशन को आपने ऐसे कैसे लिख दिया, अब देख लो कैसे। ये जो P1 V1 इसके अकॉर्डिंग P1 इंटू V1 दैट अपॉन
T, दैट इज T1, वो किसके बराबर है? K के बराबर है। ऐसे ही कर लो आप, P2 अपॉन इंटू V2 डिवाइड बाई T2, P2 इंटू V2 डिवाइडेड बाई T2, दैट विल ऑल्सो बी इक्वल टू K। अब आप देख लो, इसका वैल्यू भी K के बराबर है, इसका वैल्यू भी K के बराबर है, तो ये दो वैल्यूज फिर से आपस में बराबर आ जाएंगे, तो फिर से यही इक्वेशन आपको वापस मिलेगी। तो मैंने इस इक्वेशन को जनरलाइज्ड फॉर्म में लिखा है, तो यहां पे लिखोगे आप राइटिंग दिस इक्वेशन इन मोर जनरलाइज्ड फॉर्म, मोर जनरलाइज्ड फॉर्म। मैंने इस इक्वेशन को इस फॉर्म में ले लिया, जब P1 V1 अपॉन T1 किसके बराबर है? P2 V2 अपॉन T2 के बराबर, तो हम इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। जब हम इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि ये फॉर्म इस फॉर्म को भी रिप्रेजेंट करती है। आपने यहां पे देखा द प्रोडक्ट ऑफ P एंड प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस अपॉन टेम्परेचर दैट इज ऑलवेज इक्वल टू K। फिर जब हमने इनिशियल कंडीशंस पे अप्लाई किया तो ये वाली इक्वेशन आ गई, फिर जब ये इक्वेशन हमने फाइनल कंडीशन पे अप्लाई कर दी तो ये इक्वेशन आ गई, तो फिर से ये वैल्यू K के बराबर, ये वैल्यू भी K के बराबर है, यानी कि ये दोनों वैल्यूज फिर से बराबर आ जाएंगे और आपको फिर से ये इक्वेशन मिलेगी। तो कहने का मतलब है ये जो इक्वेशन नंबर 3 है, आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हो। इसका मैं नाम रखता हूं इक्वेशन नंबर 4। ये आपको इक्वेशन नंबर 4 आ रही है यहां पे। सो आई एम गोइंग टू ड्रॉप दिस ऑफ नाउ। हम कौन सी इक्वेशन डिराइव कर रहे हैं? आइडियल गैस इक्वेशन हम डिराइव कर रहे हैं। अब आप समझ बोल रहे हैं सर इसको हम आइडियल गैस इक्वेशन क्यों कहते हैं? आइडियल गैस इक्वेशन समझ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आइडियल गैस हम उस गैस को कहते हैं जो सारे गैस लॉज ओबे करता है, जैसे कि बॉयल्स लॉ है आपके पास, चार्ल्स लॉ है आपके पास, एवोगैड्रोस लॉ है आपके पास। वो गैसेस जो सारे गैस लॉज अप्लाई ओबे करते हैं, उन गैसेस को हम आइडियल गैसेस कहते हैं। और उन्हीं गैसेस के लिए सारे गैस लॉज को कंबाइन करके फिर जो वो इक्वेशन आती है, फाइनल इक्वेशन, डिफरेंट गैस लॉज को कंबाइन करके जो एक कंबाइनड गैस इक्वेशन आती है, वो गैसेस जो इस कंबाइनड गैस इक्वेशन को ओबे करेंगे उनको हम आइडियल गैसेस कहेंगे। और उन्हीं गैसेस के लिए हम इक्वेशन डिराइव कर रहे हैं जिसका नाम पड़ रहा है आइडियल गैस इक्वेशन। Ideal gas equation will give us the simultaneous effect of temperature and pressure on volume of given mass of gas, but for which gas? Ideal gas। तो देख लीजिए, आइडियल गैस इक्वेशन हम डिराइव तो कर रहे हैं, अब हम यहां पे पहुंचे। So P into V divided by T, that is equal to K. What is K here? K is constant of proportionality. This is constant of proportionality. जो K का वैल्यू है, its value depends upon n क्या है बेटा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। देखो आपका प्रेशर भी आ गया है, वॉल्यूम भी आ गया है, टेम्परेचर T भी आ गया है। अब किसकी कमी है यहां पे? नंबर ऑफ मोल्स की। प्रेशर आ गया है, चार्ल्स लॉ का केस, टेम्परेचर भी आ गया, बॉयल्स लॉ का केस, ये प्रेशर बॉयल्स लॉ का केस, और टेम्परेचर ये चार्ल्स लॉ का केस आ रहा है। अब हम n को इंट्रोड्यूस करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस को इंट्रोड्यूस करेंगे, वो है n। K का वैल्यू जो है, K का वैल्यू दैट डिपेंड्स अपॉन n, सो आई कैन राइट इट एज K is directly proportional to n। जितना आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस ज्यादा लोगे उतना K का वैल्यू भी बढ़ जाएगा, और जितना K का वैल्यू भी बढ़ जाएगा उतना इसका रेशो भी ज्यादा आएगा। तो समझ आ रही है आपको? ये जो K है यहां पे, वो क्या है? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। उसका जो वैल्यू है वो किस पे डिपेंड करेगा? n पे डिपेंड करेगा। तो देख लीजिए और एक चीज, इसको मैं हटा देता हूं, इसको मैं हटा देता हूं। वी नो दैट PV अपॉन T दैट इज इक्वल टू K, but K itself is directly proportional to n, so we can write as PV upon T that is also directly proportional to n। समझ आ रही है बात? K किसके पे डिपेंड करता है? नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करता है, that means K is directly proportional to n, but K खुद किसके बराबर है? PV upon T के बराबर। तो ये PV upon T भी इस n के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि जब PV upon T किसके बराबर है? K के बराबर है, और K का वैल्यू खुद n पे डिपेंड करता है, तो PV अपॉन T का वैल्यू भी n पे ही डिपेंड करेगा। तो यहां पे मैंने क्या लिख लिया? PV अपॉन T इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n बिकॉज K itself is directly proportional to n, which means PV अपॉन T will also be directly proportional to n। तो हम यहां पे पहुंच गए हैं PV अपॉन T that is directly proportional to n।
और हम प्रोपोर्शनैलिटी को हटा देते हैं, पीवी अपॉन टी, प्रोपोर्शनैलिटी को हटा दो बेटा यहां पे, दैट विल बी इक्वल टू कांस्टेंट आएगा, दैट इज आर इनटू एन। तो ये हमें और एक इक्वेशन मिल रही है, देख लो, पीवी अपॉन टी, पीवी अपॉन टी, प्रोपोर्शनैलिटी हटा दी, यहां पे इक्वल टू साइन आ गया, प्रोपोर्शनैलिटी हटाने के बाद यहां पे एक कांस्टेंट आ रहा है आर, और यहां पे आ रहा है हमारा एन। ये आर जो है, आर इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। अब इसका आप नाम याद रखो, खाली आर का नाम क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा, नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का वैल्यू हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, इसका नाम ही है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, इसका वैल्यू फिक्स्ड होगा हर किसी गैस के लिए, हर किसी गैस के लिए आर का वैल्यू जो है फिक्स्ड होगा, और वो फिक्स्ड वैल्यू यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का हम कैसे डिराइव करेंगे वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो हम यहां तक पहुंच गए हैं, पीवी अपॉन टी दैट इज इक्वल टू यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट इनटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। सो इस टी को यहां पे ले जाओ आप, तो इक्वेशन क्या आएगी, पीवी, टी को यहां पे शिफ्ट कर दो, ये आ जाएगी इक्वेशन, पीवी इज इक्वल टू आर एन टी, ठीक है, पीवी इज इक्वल टू आर एन टी, पीवी टी को यहां पे ले लिया तो पीवी किसके बराबर आएगा, आर एन, और ये टी भी यहां पे चला जाएगा, पीवी इज इक्वल टू आर एन टी, ये आपको एक इक्वेशन आ रही है। इसको थोड़ा रिअरेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, तो आई विल राइट इट एज पीवी इज इक्वल, पहले मैं एन को लिखूंगा, एन को लिखूंगा, फिर मैं आर को लिखूंगा, और फिर मैं टी को लिखूंगा। हियर आई एम गेटिंग द इक्वेशन पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड एज आइडियल गैस इक्वेशन। इसी इक्वेशन को हम बेटा नाम देते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। अगर आप देख सकते हो यहां पे एक रिलेशनशिप आ रही है बिटवीन प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। तो चारों वेरिएबल्स इसमें यूज हो रहे हैं, प्रेशर का वेरिएबल यूज हो रहा है, वॉल्यूम यूज हो रहा है, टेम्परेचर यूज हो रहा है, नंबर ऑफ मोल्स यूज हो रहे हैं। तो इसमें चारों वेरिएबल्स, प्रेशर वॉल्यूम नंबर ऑफ मोल्स, टेम्परेचर, चारों वेरिएबल्स का यूज होना इस इक्वेशन में। इसको हम कंबाइंड गैस इक्वेशन भी कहेंगे, या इक्वेशन ऑफ स्टेट भी कहेंगे, या इसको हम आइडियल गैस इक्वेशन भी कहते हैं। आइडियल गैस इक्वेशन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये इक्वेशन खाली आइडियल गैसेस के लिए एप्लीकेबल है। आइडियल गैसेस कौन सी गैसेस है, वो गैसेस जो परफेक्टली सारी गैस लॉज को ओबे करते हैं। तो हमने आइडियल गैस इक्वेशन यहां पे डिराइव कर दी। आइडियल गैस इक्वेशन इज पीवी इज इक्वल टू एन आर टी, लेकिन यहां पे जो एन है दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, दैट मींस दिस इज आइडियल गैस इक्वेशन फॉर एन मोल्स ऑफ गैस, एन मोल्स ऑफ गैस। दिस इज आइडियल गैस इक्वेशन फॉर एन मोल्स ऑफ गैस। अगर मैं एक चीज करूं, इफ एन इज इक्वल टू 1 मोल, इफ n इज इक्वल टू 1 मोल, तो ये इक्वेशन क्या आएगी फिर, pv इज इक्वल टू rt, ये और एक इक्वेशन आ जाएगी। क्योंकि अगर आपने n ले लिया किसके बराबर, 1 मोल के बराबर, तो 1 का वैल्यू यहां पे सबस्टिट्यूट करने से pv किसके बराबर आएगा, rt के बराबर आएगा। दिस इज आल्सो आइडियल गैस इक्वेशन, दिस इज आल्सो आइडियल गैस इक्वेशन फॉर 1 मोल ऑफ गैस, फॉर 1 मोल ऑफ गैस, फॉर 1 मोल ऑफ गैस। तो यहां पे 1 मोल ऑफ गैस के लिए आइडियल गैस इक्वेशन आ गई है। सो आइडियल गैस इक्वेशन क्या है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी और पीवी इज इक्वल टू आरटी। यहां पे हमने आइडियल गैस इक्वेशन पीवी इज इक्वल टू एनआरटी डिराइव कर दी। अब एक समझोगे, एक चीज समझना, सर हमने आइडियल गैस इक्वेशन जो डिराइव कर दी, अब इसका फायदा क्या है, हमने ये क्यों डिराइव की, ये चीज समझना है आपको। हमने क्यों आइडियल गैस इक्वेशन डिराइव की, इसके कौन से एप्लीकेशंस हैं। आइडियल गैस इक्वेशन की एप्लीकेशन समझने के लिए हमें इसकी एप्लीकेशन वाला लेक्चर अलग से अपलोड करना पड़ेगा, अलग से पढ़ना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूं, यहां पे तो डिराइवेशन आ गया आइडियल गैस इक्वेशन का। आइडियल गैस इक्वेशन डिराइव करने के बाद हम क्या करेंगे, इसका एप्लीकेशन वाला पार्ट हम अलग से पढ़ाएंगे, ताकि आपको समझ आएगा व्हाई वी हैव डिराइव्ड दिस इक्वेशन। ये डिराइव करने का फंडा क्या है, हमने आइडियल गैस इक्वेशन को क्यों डिराइव किया, नीड क्या है इसकी, कौन कौन से फायदे हैं आइडियल गैस इक्वेशन के, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। लेकिन मैं आपको एक सिंपल तरीका बता देता हूं लास्ट में मैं आपको एक सिंपल तरीका बता देता हूं जिस तरीके से आप आइडियल गैस इक्वेशन विद इन सेकंड्स डिराइव कर सकते हो।
आपने यहां पे आइडियल गैस इक्वेशन डिराइव कर दी, 30 मिनट का लेक्चर बन गया, 35 मिनट का लेक्चर बन गया। लेकिन आप आइडियल गैस इक्वेशन डिराइव करने का और एक तरीका है जो कि सेकंड्स में हम कर सकते हैं। देख लो, मैं आपको दिखाता हूं आइडियल गैस इक्वेशन डिराइव करने का और एक तरीका। देख लो कौन सा है। V is inversely proportional to P as per Boyle's law. As per Boyle's law, V is inversely proportional to P. V is directly proportional to T as per Charles law. Charles law. आगे दो लॉ। V is directly proportional to N as per Avogadro's law. Avogadro's law. देख लो आइडियल गैस इक्वेशन कैसे हम दूसरे तरीके से डिराइव कर सकते हैं, दैट टू विद इन सेकंड्स। सेकंड्स में हम आइडियल गैस इक्वेशन को डिराइव करेंगे। देख लो बेटा, देख लो बेटा, ये है V is inversely proportional to P, Boyle's law आ गया। V is directly proportional to T, Charles law आ गया। V is directly proportional to number of moles, Avogadro's law आ गया। तीनों लॉ को कंबाइन कर दो, कंबाइनिंग थ्री लॉस, कंबाइनिंग दीज लॉस, कंबाइनिंग दीज लॉस, इन लॉस का रिजल्ट जो है वो कंबाइन कर दो, तीनों लॉस का रिजल्ट कंबाइन कर दो। Volume is directly proportional to what and what? Volume is directly proportional to N, volume is directly proportional to T, so मैं लिख सकता हूं volume is directly proportional to NT, and volume is inversely proportional to P, तो यहां पे डिवाइड कर दो P। देख लो, volume is directly proportional to N, directly proportional to N, volume is directly proportional to T, volume is directly proportional to T, volume is inversely proportional to pressure, volume is inversely proportional to pressure। तो तीनों लॉज को हमने यहां पे कंबाइन कर दिया, एक ही इक्वेशन हमको मिल रही है। तो Vp को यहां शिफ्ट कर दो, P को यहां शिफ्ट कर दो। PV is directly proportional to NT, PV is directly proportional to NT। अब PV इस प्रोपोर्शनलिटी को हटा दो, प्रोपोर्शनलिटी को हटा दो, कांस्टेंट आएगा, PV is equal to NT, जो कांस्टेंट आएगा दैट इज R। तो ये आपकी आइडियल गैस इक्वेशन फिर से आ रही है, दिस इज योर आइडियल गैस इक्वेशन। हमने दूसरे तरीके से आइडियल गैस इक्वेशन को डिराइव कर दिया विद इन सेकंड्स। तो आपकी बुक पे जो, अगर मैं आपकी बुक की बात करूं, एनसीईआरटी बुक की बात करूं, उसमें यही तरीका दिया होता है, सबसे आसान, कि आपने आइडियल गैस इक्वेशन को विद इन सेकंड्स यहां पे डिराइव कर दिया। लेकिन बेटर था जो मैंने तरीका बताया, वो बहुत अच्छा तरीका है। ये तो आप सिंपली लास्ट में मैंने भी समझा दिया कि कैसे हम बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रोस लॉ को कंबाइन करके कैसे हम आइडियल गैस इक्वेशन को विद इन सेकंड्स डिराइव कर सकते हैं। सो आज का जो लेक्चर था दैट वाज कंप्लीटली डिराइवेशन ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन। अब जो इसके एप्लीकेशंस हैं वो हम अलग लेक्चर में पढ़ेंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो आर है, यहां पे आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, इसके जो वैल्यूज है वो भी आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर्स में डिराइव करके देता हूं। फिर हम पढ़ते हैं एप्लीकेशंस। खुदा हाफिज।